तो लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तो उस टाइम हमने क्या चीज़ स्टार्ट की थी। हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे थे जहां पर लिखा था वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में वाटर रिसोर्सेज के बारे में लिखा था। उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम ये चीज़ देख रहे थे कि इंडिया का टोटल वाटर का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, कितना सरफेस वाटर रिसोर्सेज है, कितना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है। फिर रेनफॉल के बारे में लिखा था कि इंडिया का एवरेज रेनफॉल कितना है। ठीक है, रिवर बेसिन के बारे में लिखा था जिसमें हमने देखा था कि गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है वो लार्जेस्ट उसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम क्या है और उसके बाद आपका जो भी आगे जो है गोदावरी कृष्णा वगैरह। ठीक है, उसके बाद वाटर स्ट्रेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया वर्ल्ड की 16% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, जबकि अवेलेबल जो ग्राउंड वाटर है, अवेलेबल जो फ्रेश वाटर है आपके पास वो सिर्फ कितना है 4%। ठीक है, तो 4 4 से 16। ठीक है, तो 1/4 ही हमारे पास जो है पानी अवेलेबल है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज में हमने देखा था ग्राउंड वाटर और इमर्जिंग उसकी क्राइसिस। ठीक है, फिर हमने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की थी कि ग्राउंड वाटर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी ताकि आपको समझ आए ग्राउंड वाटर के बारे में। क्या दिखाया था? वाटर टेबल, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाटर टेबल वाली फोटो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर समझने के लिए मैंने आपको ये वाली फोटो दिखाई थी जहां पे वाटर टेबल की बात की थी। वाटर टेबल समझाने के लिए पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कहीं पर बारिश होती है या फिर कहीं पर रिवर का पानी चल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि हमारी कोई सॉइल ऐसी होगी, कोई रॉक ऐसा होगा जहां से पानी नीचे परमिएट कर सकता है। ठीक है, तो परमिएबल सॉइल होगी जो वहां से पानी नीचे परमिएट कर सकता है और वहां पे नीचे आपका वाटर टेबल उस हिसाब से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप इस फोटो में देखने की कोशिश करेंगे, इस फोटो में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक तरफ जो है काफी ज्यादा हार्ड रॉक थी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बीच में से एक रिवर जा रही है, उसका कुछ कैचमेंट एरिया है, वहां नीचे एक साइड पे क्या लिखे? सैंड्स एंड ग्रेवल। ठीक है, तो मतलब सैंड और ग्रेवल जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा परमिएबल होगा एज कंपेयर टू द रॉक्स। उस हिसाब से वहां पर अगर पानी ऊपर उसके फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो पानी नीचे क्या कर सकता है? सीप कर सकता है ग्राउंड वाटर में, एज ग्राउंड वाटर आपको आगे चल के दिख सकता है। ठीक है, यही देखा था हमने। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वाटर टेबल, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, एक्वीफर किसकी तरह था? आप देखिए, याद करिए जब मैंने आपको वॉल्केनो पढ़ाया था। ठीक है, जब वॉल्केनो पढ़ाया था तो नीचे बताया था एक क्या होता है? मैग्मा का चैम्बर। ठीक है, जहां से वो सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते थे, किसके? वॉल्केनो के। ठीक है, जो बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ जो भी आपके बन रहे थे, वो जो नीचे एक आपका आप बोलो चैम्बर है, ठीक है, जहां से वो सारी चीजें निकल रही हैं। ठीक है, वो जैसे सेम वहां पर मैग्मा चैम्बर होता है, वैसे ही आप जो पानी का यहां पर आपको चैम्बर मिलेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्वीफर। ठीक है, तो एक्वीफर आपका क्या है? पानी का चैम्बर। ठीक है, और पानी की जो टॉप मोस्ट हाइट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वहां का वाटर टेबल। ठीक है, तो टॉप मोस्ट हाइट होगी जहां तक पानी आपको मिल रहा है उसको हम बोलेंगे वाटर टेबल। फिर हमने देखा था वेरियस रीजंस और वेरियस जगहें जहां पर आपको वाटर टेबल ज्यादा दिख रहा है, जहां पर आपको वाटर टेबल कम दिख रहा है। ठीक है, जहां पर रिवर फ्लो कर रही है, अच्छा सा जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया होगा वहां पर आपको वाटर टेबल ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वाटर टेबल ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां पर प्लेन एरिया है, पानी नीचे पर्कुलेट करेगा। उसके कंपैरिजन में हमने एक चीज देखी थी कि जो आपका प्लेट्यू रीजन होगा या माउंटेनियस रीजन होगा वहां पे आपकी हार्ड रॉक होगी और हार्ड रॉक होने की वजह से पानी नीचे पर्कुलेट नहीं कर सकता है और ग्राउंड वाटर की वहां पर कमी होगी, वाटर टेबल नीचे की तरफ होगा। पहली चीज ये तो क्या हो गया? नेचुरल रीजन हो गया, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, कि किस जगह आपका वाटर टेबल ज्यादा होगा, किस जगह आपका वाटर टेबल कम होगा। पहली चीज। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, नेचुरल फिनोमिना है, पर सेकंड अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें ग्राउंड वाटर का तो जहां पर आपको ज्यादा पानी भी मिल रहा है वहां पर आप जबरदस्ती ओवर यूज करेंगे ग्राउंड वाटर का तो वहां पर भी आपका वाटर टेबल कम हो जाएगा, एज सीन इन द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा वेयर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज प्रोमिनेंट। ठीक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर वाटर टेबल जो है वो नीचे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने थोड़ी सी देखी थी। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? ये फोटो दिखाई थी? नहीं, ये नहीं दिखाई थी। एक ग्राउंड वाटर वाली फोटो थी, एक सेकेंड आप रुकिए। ठीक है, तो ये फोटो थी जहां पर लिखा है ग्राउंड वाटर डिक्लाइन, डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, तो इसमें
आप देखिए जो रेड कलर वाला एरिया था वहां पर क्या दिखा रहा था, ग्राउंड वाटर जो है काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है, और येलो वाले एरिया में उससे कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जहां जहां किया जा रहा है, राजस्थान वाला हो गया, अपना एरिया भी आप देखो यहाँ पर भी जो वाटर है काफी ज्यादा जो है, अब आपको गहराई तक खोदना पड़ता है, नहीं तो आपको पानी जो है यहाँ पर नहीं मिलता। इसीलिए लोग जो है आजकल नॉर्मल हैंडपंप की जगह ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं, और ट्यूबवेल से वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ज्यादा डीप तक जाकर ड्रिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उनको लगातार मिलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज देखी थी हमने। फिर आप जरा वापस बुक में आए, बुक में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ग्राउंड वाटर का इमर्जिंग क्राइसिस के बारे में हमने देखा, जो भी यहाँ लिखा था वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रिसीव्स लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट पेज पे जब हम आए थे तो हमने देखा था ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के हिसाब से हमने कुछ पॉल्यूटेंट्स के नाम देखे थे, जैसे कि फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन। और उससे होने वाली पहले तो आपको कुछ स्पेसिफिक जगहें याद करनी है इंडिया में जहां पर आपको इस टाइप का पॉल्यूटेंट दिख रहा है, प्लस उससे होने वाली कौन सी एसोसिएटेड बीमारी है उसका भी नाम आपको याद रखना है। जैसे नाइट्रेट से होने वाली ब्लू बेबी सिंड्रोम, जैसे फ्लोराइड से आपका जो है स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, जो कि पंजाब में मिलता है। फिर उसके बाद आयरन, और उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम से जैसे किडनी डिजीज वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हम रिवर देख रहे थे, ये हमने नहीं देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी थी, जैसे जिसकी वजह से आप जो है ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, या फिर जो मैंने आपको बोला था अमृत सरोवर जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अमृत सरोवर जब आप बनाएंगे 75 लेक्स एक जगह पर आप बनाएंगे, उसकी वजह से आप वाटर को एक जगह खड़ा रखेंगे, ठीक है। और लेक बनाने के लिए आप वो जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी, परमिएबल सॉइल होगी। आपने लेक किसी जगह बनाई है तो पत्थर को तो काट के आप नहीं बना सकते, ट्रेडिशनली कहीं पॉन्ड रहा होगा, आप उसको रिचार्ज करते हो, ठीक है। जो भी ये अमृत सरोवर आपके बन रहे थे वो ट्रेडिशनली आपके जो है पुराने टाइम पे जो गांव में कहीं पर आप बोलोगे लेक्स होती थी, ठीक है, ठीक है, उन्हीं का रिप्लेनिशमेंट हो रहा है। और जहां पर नहीं भी बनाई जाएंगी वहां पर भी ऐसी जगह होगी जहां पर आसानी से जो है लेक की फॉर्मेशन की जा सके। तो मैं कहने का मतलब ये कि वहां की जो सॉइल होगी वो काफी ज्यादा परमिएबल होगी, पानी खड़ा भी रहेगा तो ग्राउंड वाटर भी उससे रिचार्ज होगा, वाटर का कंजर्वेशन भी होगा। जब आपकी बारिश पड़ेगी तो पानी वहां खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाती हैं। सेकंड जो चीज आपको बताई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपको इरिगेशन के लिए पानी देना है, उसकी कुछ सब स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो वाटरशेड मैनेजमेंट आपको पिछली बारी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि पानी को कैसे आप जो है कंजर्व कर सकते हैं, और वाटरशेड मैनेजमेंट के अंडर ही आपकी एक चीज आती है जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब मैं आपको सारी चीजें बता रहा था तो ये वाली फोटो भी मैंने आपको बताई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ठीक है, जो एक नॉर्मल सी फोटो हम स्कूल के दिनों में देखते थे, ठीक है। तो पानी आपका बारिश का गिर रहा है और उसको आप जो है कलेक्ट करके नीचे एक वाटर टैंक है उसमें डाल रहे, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे इसको हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप इतना ज्यादा फैंसी नहीं भी कर सकते, तो मैंने आपको बोला था जैसे मैं तो हम क्या करते बाल्टी रख देते कि मतलब ठीक है ऐसा कि पानी जो है आप किसी ना किसी तरीके से बचा सकें। और उसके बाद हमने कुछ चीजें ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जिससे आपको पता चल रहा था कि आप कैसे और ज्यादा वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वाटर होगा उसको आप सेकेंडरी यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बारिश के पानी को अगर आपको पीना नहीं है तो उसको आप पौधों को पानी दे सकते हैं, या आप उसको सेकेंडरी कुछ और काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर जो है काफी प्योर होता है, आप पी भी सकते हो उसको, पर अगर आप इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो वहां पर आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जुडिशियल यूज हो जाएगा किसका, पानी का, ठीक है, जुडिशियल यूज ऑफ वाटर। फिर कुछ और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हम जब देख रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसका मैंने नाम लिया था, क्या बोला था, बाउली, ठीक है। अब वो बाउली की फोटो भी मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी, और मैंने आपको कहा था कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री में वो चीज़ देखने को मिलेगी, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन द मिडिवल एरा, या फिर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन द एंशिएंट पीरियड, ठीक है। तो जैसे ये एक फोटो, एक न्यूज़ का आर्टिकल मैंने आपके लिए निकाला था,
ठीक है। तो बाउली आपने देखा होगा क्या, स्टेप वेल जो होता है, ठीक है, आपने किसी भी बड़े फोर्ट में देखा होगा, है ना, आपने बड़े फोर्ट्स में देखा होगा कि एक स्टेप वेल जो चीज़ होती है, बाउली, जिसको हिंदी में बाउली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ खोल देता हूँ मैं आपको, उसको आप गोली मारे, फोटो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा खुद ही, स्टेप वेल, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपने इसको देखा होगा। तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत सारे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर कंजर्वेशन आप कर सकते हैं। पुराने ज़माने में पंखे नहीं होते थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा रहता था, इससे आपकी लिविंग स्पेस जो होगी वो ठंडी रहेगी। पानी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर खाना बनाने के लिए और फिर आप नहाने वगैरह के लिए इसमें अलग अलग जगह बनाई होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं से पानी निकाल रहे इधर ही नहा रहे हैं, मतलब इसमें आप अलग से एक साइड में 4 वॉल टाइप बना दोगे तो वहाँ पर आप जो है कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक बड़े स्टेप वेल से आप बहुत सारे काम कर सकते थे, ठीक है। तो मल्टीपर्पज एक टाइप का वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। तो अलग अलग आप एम्पायर, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि विजयनगरा एम्पायर हो गया, या फिर आप सतवाहना टाइप का टाइम देख लो, मगध एम्पायर देख लो, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग बाउली के नाम मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 2019 या 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, वहाँ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के कुछ ऊपर नाम दिए थे और नीचे पूछा था कि ये एक्चुअल में है क्या, तो नीचे लिखा था वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक है, या फिर कुछ और ऐसा बर्ड का नाम है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ होंगी, ठीक है। तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन से एम्पायर में कैसे वाटर कंजर्वेशन की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। बात समझ आई। तो ये वाली एक चीज़ हमने देखी थी। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 96 वहीं पर आप आ जाइए। वहाँ कुछ लिखा था वाटर रिलेटेड पॉलिसीज, ब्रॉड प्रिंसिपल सजेशन, अ सिंगल कंपोजिट एंटिटी, ये हमने पढ़ा था। वाटर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी, राइट टू फाइट फॉर लाइफ, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में आपको समझा रहा था कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लोग जो है पानी को इस्तेमाल करते हैं, और पर आज तक उन्होंने पानी का कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। पानी का कनेक्शन नहीं लिया, पानी का बिल भी नहीं भरते हैं, बस उन्होंने उनके नाम से चलता आ रहा है, तो आज तक उनको पानी मिलता है, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग जो है देखा देखी, जिसको डोमिनो इफेक्ट हम कह रहे थे, कि जो कोई बड़ा फार्मर है वो तो अपनी खेतों को पानी देने के लिए बड़ा जो है ट्यूबवेल को लगाएगा, लेकिन क्योंकि अब आपके पास पैसा है एंड यू कैन अफोर्ड, तो आप सोचते हो कि यार हम भी जो है घर पे ट्यूबवेल लगा लेते हैं, और फिर आप जो है दबाकर उसका वेस्टेज करते हैं। और मैंने आपको समझाया भी था कैसे कैसे जो है डेली लाइफ में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके घर में पानी कम होगा तो आप हफ्ते में एक बार ही गाड़ी धोएंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आप भाई हमारे घर में तो ट्यूबवेल लग गया, फिर आप जो है रोज गाड़ी बाहर निकाल के उसको चमकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब पानी ज़्यादा मिलेगा तो आप जो है उसकी वेस्टेज भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी। और फिर ये डिफरेंशियल प्राइसिंग का ये मतलब था, जैसे मैंने आपको बताया जैसे टीवी होता है, ठीक है। तो टीवी में आप एक बेसिक रिचार्ज करते हैं और आपको कुछ चैनल मिल जाते हैं, ठीक है, ये चैनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मसालेदार चीज़ देखनी है, और वो चैनल जो है आपको नॉर्मल किसी पैक में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टॉपअप कराना पड़ेगा, ठीक है। आप 10 रुपये का टॉपअप कराएं, आप 20 रुपये का टॉपअप कराएं, और उसके बाद आप ये जो है एक्स्ट्रा एड ऑन पैक्स जिसको बोलते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप जो है एक हद तक आप एक लीटर्स जितने आप पानी दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका आप एक क्या बोलते हैं, एक लिमिट आप तय करें, और उसके ऊपर जो है अगर आप एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से पैसे भरें, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉ जो है ऊपर इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कुछ ऐसे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे उसकी वजह से आप जो है वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखा है पार्टिसिपेटरी एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर। वो सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि कैसे पंचायत जो है वो गांव वगैरह में वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बोला था घर में रीड करें। उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट देखा था, वाटरशेड मैनेजमेंट हमने पढ़ा था यहाँ पे, सर मैंने आपको गवर्नमेंट की साइट खोल के दी थी, ठीक है। और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं, ठीक है। और जाते जाते जो है नेक्स्ट चैप्टर का हमने शुरुआत की थी जहाँ पे लिखा था नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ठीक है। तो नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर में इस पेज से जब हम आगे बढ़े थे तो हमने क्या देखा था, नीचे देखा था नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 101। तो पेज नंबर 101 में कुछ लिखा था फ्लड्स और साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। और फ्लड्स और साइक्लोन्स के बारे में जहाँ लिखा था वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्लड्स और साइक्लोन्स के बारे में देखा था कि इन प्रीवियस ईयर्स कौन कौन सी जगह पे इंपॉर्टेंट फ्लड्स आए हैं और कहाँ कहाँ पे जो है साइक्लोन आपको देखने को मिला है,
ठीक है, यही देखा था, ये सब देखा था। तो ये एक पीडीएफ टाइप निकाली थी जहां पर एक स्लाइड है जहां लिखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाटरशेड एम्स ultimately at improving the standard of living of the common people in the basin by increasing their earning capacity by offering facilities such as electricity, drinking water, irrigation water, freedom from fears, floods, etc. Recognition of watershed, adequate water supply for domestic, agricultural and industrial needs, abatement of organic, inorganic and soil pollution to protect and enhance the water resources originating in the watershed to increase infiltration of rain water. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ठीक है, और ये साइट थी, यहाँ से हमने देखा था वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखा था हमने लास्ट क्लास में, ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रीसेंट मेजर डिजास्टर्स इन इंडिया, यहाँ से हमने पढ़ना, मतलब लास्ट में हमने यहाँ तक छोड़ा था, यहाँ से हम देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिखा था फ्लडिंग केरला में, चेन्नई में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल में, और साइक्लोन के कुछ नाम लिखे थे, साइक्लोन फानी, गजा, उची और फेलेन। ठीक है, और अर्थक्वेक और क्लाउड बर्स्ट। फिर ड्रॉट के बारे में बात हो रही थी, और साइड में जो टेबल बना था वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, लास्ट जो साइड में टेबल बना है कि नॉर्मल ईयर में जो बारिश होती है वो कैसे कहलाती है, बिलो नॉर्मल ईयर, अबव नॉर्मल ईयर, और डेफिसिट ईयर, और लार्ज डेफिसिट ईयर। ठीक है, तो हमने देखा था कि नॉर्मल से 10% ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो तो नॉर्मल ही है। ठीक है, ठीक है। फिर 10 से और ज्यादा कम हो जाएगा तो बोलेंगे बिलो हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, और उस 10 से ज्यादा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो गई है। ठीक है, उसके बाद डेफिसिट जो था वो मैंने आपको क्या बोला था, 10 से 40% के बीच में जो है एरिया जो है उसमें ड्रॉट टाइप की कंडीशन हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट ईयर है। ठीक है, और वैसे ही 40 से ज्यादा हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, लार्ज डेफिसिट ईयर। ठीक है, कि उस दौरान जो है आपका सूखा पड़ गया है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली फोटो मैंने निकाली थी। ठीक है, आप यहां पे मैप में देखिए क्या लिखा है, मैप ऑफ ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ड्रॉट प्रोन एरियाज आर इन रेड कलर। तो आपको ट्रेडिशनल जो एरियाज दिख रहे हैं जहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशन दिख रही है, आप देख सकते हैं राजस्थान दिख रहा है आपको, गुजरात दिख रहा है, उसके बाद आपको बुंदेलखंड का कुछ रीजन दिख रहा है, उसके बाद आपको मेजॉरिटी ऑफ द विंडवर्ड, यहाँ बोला रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का रेन शैडो रीजन महाराष्ट्र में, और नीचे बैंगलोर, कर्नाटका एंड तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, वो वाला रीजन भी है जो है वहां पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं। ठीक है, ठीक बात है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। फिर यहाँ पर नीचे कुछ टाइप्स दिए थे, टाइप्स ऑफ ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब मैंने बोला था आपको 75% से कम रेनफॉल किसी जगह पे होगी तो आप क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब बारिश के हिसाब से आप नापने की कोशिश कर रहे हैं कि किस एरिया में जो है ड्रॉट लाइक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अभी ये जो मैपिंग आपको दिखा रहे हैं ये क्या बताएंगे, ट्रेडिशनल एरियाज वेयर ड्रॉट विच आर ड्रॉट प्रोन। ठीक है, और जरूरत नहीं है कि ट्रेडिशनल एरिया जो ड्रॉट प्रोन हो हमेशा वहां पे ड्रॉट है, या फिर जो एरिया ड्रॉट प्रोन नहीं है वहां पर ड्रॉट नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका बारिश के हिसाब से अनुमान लगाता है, और फिर किसी स्टेट में अगर बारिश कम हुई है तो उसको बोलता है कि यहाँ पर ये एरिया जो है यहाँ पर इस साल जो है सूखा पड़ गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर नीचे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में लिखा है, सरफेस वाटर ड्रॉट के बारे में लिखा है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, फेमीन, इकोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे एक बड़ा जो किसान है, ठीक है, उसकी तो अगर एक सीजन 2 सीजन अगर उसकी खेती ना हो, ठीक है, फसल ना होगे तो उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कोई अगर लैंडलेस लेबर है जो काम करता है, जो कि सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है ना, अपने लिए, है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब आपने बेचने के लिए नहीं, अपने खाने पीने के लिए आप उगाते हैं जो। तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है अगर वहां पर ड्रॉट वाली कंडीशन होगी तो सोशियो इकोनॉमिक टाइप का ड्रॉट हो जाएगा, जहां पर फैमिली की अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो उससे एसोसिएटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप सब लिख सकते हो। क्या, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड MMR लिख सकते हो, फिर IMR लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, माल न्यूट्रिशन लिख सकते हो। ठीक है, फिर बहुत सारी डिजीजेस उससे आपको हो सकती है, आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। ठीक है,
बात है? क्या चीज? अनीमिया, हाँ, आयरन की कमी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, चाइल्ड स्टंटिंग और एक चाइल्ड वेस्टेज होता है ना, चाइल्ड वेस्टेज। ठीक है, ठीक है, आपको पता है क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पता है आपको? हाँ, चलिए ठीक है। उसके नीचे देखिए आप ड्रॉट मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, और ड्रॉट मैनेजमेंट में हमने सारी चीजें पढ़ी थी। इकोनोमाइजिंग वाटर कंजम्पशन, इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्टेज, रीयूजिंग द वाटर वेस्ट फॉर इंफीरियर यूजेस। तो ये जो लास्ट पॉइंट था, रिड्यूसिंग वेस्टेजेस, रीयूजिंग द वाटर वेस्ट फॉर इंफीरियर यूजेस, तो ये चीज़ जो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बता दी। ठीक है, उसके बाद फ्लड की बात हो रही थी, और ये वाली चीज़ हम आज देख लेते हैं, और कैसे जो है आपका अर्बन फ्लडिंग जो है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल एरिया में जो फ्लडिंग होती है उससे अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आपको फोटो दिखा रहा है, आप जरा यहाँ देखिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोस्टल फ्लड के बारे में लिखा है। डेफिनेशन: कोस्टल फ्लड्स अकर इन द एरिया अलोंग द कोस्ट, लो लाइंग कोस्टल लैंड सच एज रिवर माउथ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है। पहली चीज़ आपको दिखा रहा है कि एक नॉर्मल कंडीशन है, फोटो नहीं दिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में एक रिवर जा रही है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या, एक रिवर जा रही है, कुछ मेंडरिंग कर रही है। ठीक है, और सेकंड, और वहां पर एक उसकी चौड़ाई, विड्थ के हिसाब से एक चीज लिखा है, एक वर्ड जिसको बोला है फ्लड प्लेन। ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से एक चीज लिखी है जिसको बोला है फ्लड प्लेन। ठीक है, और फिर फ्लड वाली कंडीशन एक्चुअली जहां पर रिवर जा रही है और उस पूरे फ्लड प्लेन वाली जो उसकी विड्थ है वहां पर पानी भर गया। ठीक है, तो फ्लड प्लेन एक्चुअली क्या है, जब आपकी फ्लड वाली कंडीशन आएगी तो रिवर कितना ज्यादा जो है उसमें पानी भर सकता है, तो विड्थ उसकी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जैसे आप नॉर्मल रेनी सीजन में आप तवी को देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल उसकी विड्थ जो है, ऐसे नॉर्मल डेज में तो जितना उसका विड्थ है उतना भी पानी नहीं होता। ठीक है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में, बहुत स्मॉल एरिया में जो है तवी फ्लो करती है, लेकिन जब रेनी सीजन होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका विड्थ के आसपास भी जो है अपने बैंक जो है उसको भी वो तोड़ के बाहर चली जाती है और आगे पीछे भी फ्लडिंग करती है। ठीक है, आगे पीछे जिसके भी लो लाइंग एरियाज में घर हैं अलोंग द तवी रिवर, ठीक है, तो वो सारे में पानी भर जाता है। तो वो क्या है एक्चुअल में उसका तवी का फ्लड प्लेन। ठीक है, तो एक्चुअल में जब बारिश आएगी तो कितना ज्यादा जो है पानी उसमें भर सकता है और कितने ज्यादा फैलाव, ठीक है, कितना ज्यादा चौड़ी हो जाती है वो रिवर। ठीक है, और अगर आप देखिए कि वो चौड़ी नहीं हो पाएगी अगर साइड में आपके क्या हो रखा होगा, एनक्रोचमेंट। ठीक है, साइड में आपका एनक्रोचमेंट हो रखा होगा, तो फिर क्या होगा, पानी जो है विड्थ में दूर नहीं जा पाएगा, तो फिर उसका हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी तो फिर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई जैसे पुल है या फिर कोई भी चीज है तो उसके ऊपर से फिर पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, अगर या तो उसको वहां पे इंक्रोचमेंट ना की जाए, और अगर इंक्रोचमेंट है तो उससे बहुत सारे नुकसान होंगे। एक तो घरों के अंदर पानी जाएगा, दूसरा जो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग्स होंगी या अप्रोच रोड। ठीक है, आपने देखा होगा जब नया नया आपका तवी ब्रिज बना था, कौन सा नंबर वाला, 3rd नंबर वाला। ठीक है, 3rd नंबर वाला है ना एक ब्रिज है, 3rd नंबर वाला भगवती नगर वाला ब्रिज। ठीक है, तो भगवती नगर वाला जब ब्रिज बना था तो मानो आप ऐसा वो ब्रिज था। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप एक ऐसी रोड आ रही है और इसको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, मानो ये आपकी रिवर ऐसे जाती थी। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, आप देखिए कि अगस्त के मंथ में वहां पर बारिश हुई बहुत ज्यादा, और न्यूज में क्या आ गया, लोगों ने, आजकल आपको पता है व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, तो क्या पुल टूट गया, लेकिन एक्चुअल में कि वही सरकार ने तो बहुत करप्ट सरकार है, पुल गिर गया है, तो अभी इनॉग्रेट हुआ था, पुल गिर गया, पुल नहीं गिरा था। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, अप्रोच रोड जो थी वो टूटी थी। ठीक है, पुल गिरने का मतलब होता है कि आपका यहां से कोई ब्रिज वाला जो स्ट्रक्चर है वो गिरे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज गिरी थी वो क्या थी, अप्रोच रोड। और अप्रोच रोड क्या होती है, मतलब जहां से रिवर बैंक आपका स्टार्ट हुआ होगा, एकदम यहां पिलर नहीं था। ठीक है, तो एक अप्रोच रोड थी जो यहां से फर्स्ट पिलर के बीच में जाती है, जहां नीचे ये रिवर का बैंक है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो जब यहां फ्लडिंग हुई होगी
ठीक है। जब यहाँ फ्लडिंग हुई तो ये एरिया जो था जहां पर नीचे, ये आप समझ रहे हैं, यहाँ नीचे होगा ना, नीचे मिट्टी होगी, मिट्टी के ऊपर ही कहीं अप्रोच रोड होगा ना, तो नीचे वाला एरिया में जब पानी गया वहां सॉइल इरोजन हुआ तो वो अप्रोच रोड टूट गई जो कि ब्रिज की तरफ आ रही थी। तो यहाँ पे आप खड़े होंगे, यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो नीचे धंस गया था, ठीक है। तो अप्रोच रोड जो थी वो टूट गई थी बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय मैसिव फ्लड्स इन तवी रिवर, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है, बात समझ आ रही है तो आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप आ जाएं और वहां लिखा है कॉजेज ऑफ फ्लड, कहीं पे लिखा है हैवी रेनफॉल, हैवी कंसंट्रेटेड रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ स्नो, ठीक है। और सेकंड चीज क्या लिखी है? टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के हिसाब से भी फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे क्या लिखा है? मिडल एंड लोअर कोर्सेज ऑफ नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर। तो जो लो लाइंग एरियाज होंगे, वाटर लेवल जब आपका इंक्रीज होगा तो पानी आपका वहां बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ठीक है। आपने ऐसे भी देखा होगा घरों में भी, अगर आप कहीं पर रहते हो और आपकी जो बाहर की सरफेस का लेवल है, ठीक है, रोड है जो, ठीक है, आप जहां पे रहते हो वहां का जो रोड है वो अगर आपके घर से ऊपर हो जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाती है बाद में, आपने घर मानो पहले बना रखे है, ठीक है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बाद में, रोड पक्का बाद में बना, ठीक है, तो अब आपके घर का लेवल जो है वो रोड से थोड़ा नीचे हो गया है और रोड जो है थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो कभी अगर फ्लड लाइक कंडीशन आएगी या फिर पानी भर जाएगा तो वो सारा पानी आपके घर के अंदर आएगा, ठीक है। तो टोपोग्राफी ऐसा बताना चाह रहे हैं कि किसी जगह पे अगर कोई ऊंची है, कोई जगह नीची है, तो लो लाइंग एरिया जहां बन जाएगा वहां ऊपर से पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो लो लाइंग एरियाज होंगे ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी और दामोदर, वहां पर आपको फ्लड देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और क्लाउड बस्ट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको समझ आता है कि क्या होता है, ठीक है। और क्लाउड बस्ट जो है उसको आप देख लें कि वो एक्चुअल में क्या होता है, 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। तो विद इन फ्यू आवर अगर आपकी इतनी ज्यादा बारिश पड़ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो? क्लाउड बस्ट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन के लिए आप उसको जो है मार्क करके रखें। फिर लिखे इनएडिक्वेट ड्रेनेज, ठीक है। तो ड्रेनेज की अगर आपकी समस्या होगी, पानी निकलने के लिए अगर आपकी ड्रेन्स ब्लॉक होंगी, ठीक है, तो पानी जो है वो नाली से बाहर आ जाएगा, तो रोड के ऊपर चलेगा और उसके बाद जो है फ्लड की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो पानी अगर कहीं पर है तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, अगर आप उसको बंद करके रखेंगे तो वो फिर अपनी जगह बनाएगा और जहां जहां से फ्लो करेगा वहां पे फ्लडिंग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फिर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स वहां पर आप देख लीजिए, एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, indiscriminate urbanization, constructions of the natural leaves and river bluffs increase the vulnerability of flood, ठीक है। तो वही सारी चीजें लिखी हैं जो कि मैन मेड हैं, ठीक है। आप जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिवर का जो एक्चुअल फ्लड प्लेन है उसके साइड में आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उस जगह पे जहां पर एक्चुअल में कोई फॉरेस्ट होता था या फिर एक्चुअल में वहां पर कोई एग्रीकल्चरल एरिया था, वहां पर आपने आज सिटीज बना दी है बड़ी बड़ी, ठीक है। आपने इंक्रोचमेंट कर दिया किसका? लेन्स एंड ड्रेन्स का आपने इंक्रोचमेंट कर दिया। पहले जो कोई बहुत बड़ा नाला होता था उसको आप कम कम करते करते उसको आपने इतना ज्यादा चोक कर दिया है कि उसमें से अब पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, ठीक बात है। उसके बाद अर्बन फ्लडिंग के बारे में लिखा है, तो इसको आप पढ़ लें घर पे जाके, कुछ इसमें ऐसी खास बात नहीं है। नॉर्मल जो चीज़ है बताने वाली अर्बन फ्लडिंग की, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर आप नॉर्मल कोई ऐसी एक जगह देखो, नॉर्मल जगह देखोगे जहां पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब वो अर्बन एरिया नहीं है, ठीक है, सेमी अर्बन एरिया या टाउन है, तो वहां पे एक छोटा सा ही इलाका होगा जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है, या फिर सीमेंटेड रोड्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो वहां अगर आपकी बारिश पड़ती है तो उसको नेचुरल जो मिट्टी वाला एरिया है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है, और मिट्टी वाले एरिया का परमिएबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी देर के लिए आपको बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है क्या होता है, पानी जो है वो रिसीड कर जाता है, ठीक है, पानी रिसीड करेगा नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ नीचे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्बन एरियाज दिखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है, पानी अगर वहां पर आता है
तो लेन्स भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह हो रखी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो पानी आएगा तो क्या फनल मतलब एक ऐसा बोल टाइप में अंदर जो है वहां पे फंस जाता है, वहां से निकल नहीं पाता है। और अगर वहां पे फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा, जमीन भी आपकी क्या सीमेंटेड है, ठीक है, नीचे सोख भी नहीं कर पा रही है, तो पानी वहां खड़ा रहता है। उसके हिसाब से अर्बन फ्लडिंग जो होती है वो ज्यादा डेंजरस बन जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्लडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीवियरिटी जो है एक फ्लड की वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने लोगों को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, अर्बन एरिया में लोगों की पॉपुलेशन भी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रूरल एरिया। सेकेंड चीज, अर्बन एरियाज में न्यूज चैनल बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो एक बूंद गिरती है तो क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई, है ना, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। दिल्ली में जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं, ठीक है, तो 2 बूंदें गिरती हैं तो क्या बोलते हैं, दिल्ली का मौसम हो गया सुहावना, यहाँ पर ये जो है बहुत सारी बारिश गिर गई, ठीक है। तो आगे पीछे बेशक जो है 1-2 दिन से बारिश पड़ रही हो, ठीक है। तो आप समझें कि जिस हिसाब से एक कवरेज दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा आसाम वगैरह में या फिर बिहार वगैरह में उससे ज्यादा फ्लड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर आपकी मीडिया प्रेजेंट होगी वो उस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, ठीक है। तो ये सारे एसोसिएटेड फिनोमेना है विद द अर्बन फ्लडिंग्स, ठीक है। तो उसको आप एक बारी घर जाके रीड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक बात है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे अगर आएंगे तो वहां अर्थक्वेक के बारे में लिखा है, अर्थक्वेक के बाद साइक्लोन के बारे में लिखा है। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दी हुई हैं, मुझे लगता नहीं है इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है। अर्थक्वेक के बारे में लिखा है, अर्थक्वेक के नीचे जोन के हिसाब से कैसे डिवाइड किया है, फोटो आपको दिखाई गई है, ठीक है। फिर साइक्लोन के बारे में लिखा है, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लिखा है, हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बताने की जरूरत है, ठीक है, ठीक बात है। तो आप जो है इस यहाँ तक इस चैप्टर को आप पढ़ लें। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ लिखा है क्लाउड बस्ट, यहाँ लिखा है लैंडस्लाइड, यहाँ लिखा है एवलांच, ठीक है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ये मैं आपको जब इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके साथ रिलेट करके मैं आपको वहां पे ये चीज बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस चैप्टर को यहाँ फ्लड और ड्रॉट तक खत्म कर दें, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जहां लिखा है एग्रीकल्चर, आप उस चैप्टर को खोलो। ठीक है, तो जो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें आपको हमें किसके बारे में पढ़ना है, आप इसको, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कौन से टाइप की एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो कौन से टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन से टाइप की क्रॉप उगाई जाती है उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ने से पहले आपको सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सॉइल के इरोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, ठीक है। तो आप जरा इसको ऑन करें, ऑन नहीं हो रही है, वहां से ऑफ है, ऑन हो गया, उसको आप ऑफ करके ऑन कर दें जैसा कह रहे हैं। भैया हाँ, इसको फेंक दो, नॉर्मल पानी दो, गर्म मत। तो आप चैप्टर का नाम लिखें सॉइल, सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन, ठीक है।
देखो ऑन हुआ है क्या? नहीं हुआ। रिमोट से तो पहले वहां से तो लाइट जलनी चाहिए भाई। हो गया? लाइट जल रही थी? क्या बात है। आप एक बार आ जाइए चैप्टर नंबर 5, अपने बुक का चैप्टर नंबर आप 5 खोलिए। बुक का चैप्टर नंबर 5 खोलिए। बुक का चैप्टर नंबर 5 खोलिए। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज इस चैप्टर का नाम है। नीचे हमने ये चैप्टर हमने देखा था पहले, देखा हमने ये चैप्टर। नीचे एक टेबल बना है, वहां लिखा है लैंड रिसोर्स इन इंडिया। ठीक है, वहाँ जोग्राफिकल एरिया के बारे में लिखा है और फॉरेस्ट कितना है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कितना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल कितना है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। आप इस टेबल को एक बारी देखें। ठीक है, ठीक है, इस टेबल को आप मार्क करिए, घर पे जाके एक बारी आप इस टेबल को रीड करना, इसमें क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट पेज जो है वहाँ पे आपका दिया है स्टेटस ऑफ ड्राई लैंड इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन के कॉज और डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, और उसके बाद आपका लिखा है सॉइल रिसोर्स, और उसके नेक्स्ट पेज पे लिखा है सॉइल हॉरिजन। ठीक है, सॉइल हॉरिजन। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे फिर डेजर्टिफिकेशन पे, क्योंकि पहले सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप समझ पाओगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 69 वहाँ लिखा होगा। ठीक है, पेज नंबर 69 सॉइल हॉरिजन। ठीक है, पेज नंबर 69 सॉइल हॉरिजन। वहाँ पे साइड में एक फोटो बनी है। ठीक है, साइड में एक फोटो बनी है, उस फोटो को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप बस ये पेज जो है सामने खोलकर रखिए। ठीक है, ये फोटो वहाँ पर बनी है। ठीक है, तो सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन, चैप्टर का नाम है। सॉइल के हॉरिजन या फिर सॉइल की लेयर्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखनी है और उसके क्या फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहली चीज जहाँ पे यहाँ पे जो लिखी है वो क्या है, ये सॉइल की जो पूरा नीचे का लेयर होता है उसका एक पीस निकाल के आपके सामने रखा है और दिखाने की कोशिश की है कि उस लेयर के क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे नीचे आप देखोगे तो क्या होगा, या सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर से आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगी, सरफेस वाली लेयर होगी। ठीक है, एकदम सरफेस पे जो आपकी लेयर होगी। ठीक है, तो सरफेस लिटर लिखा है। ठीक है, वहां पर लिखा है ओ हॉरिजन। ठीक है, ओ हॉरिजन लिखा है और उसका आप नाम, आप इसको याद रखें, नाम आपको याद रखने के सबसे ऊपर क्या होता है, ओ क्या होता है, सरफेस लिटर। ठीक है, उसके नीचे ए जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल, उसके नीचे ई जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग, उसके नीचे बी जिसको बोलते हैं सब सॉइल, उसके नीचे सी जिसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, और सबसे नीचे क्या है, बेड रॉक। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो क्या है, सरफेस लिटर। ठीक है, तो जैसे आपने, आपका कोई गार्डन होगा। ठीक है, तो आप गार्डन में आपके बहुत सारे पेड़ होंगे, घास होगी। ठीक है, तो पेड़ के जो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जो है। ठीक है, तो जो लिटर जिसको बोल रहे हैं, जो गंद जो आपका पड़ा है, या फिर जिसको आप बोलोगे एग्रीकल्चरल वेस्ट, या फिर जो लीव्स आपके नीचे गिरे हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के, ठीक है, उसको बोला गया है कि सबसे ऊपर अगर आप किसी जगह पे जाओगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप जंगल में भी जाओगे या कहीं पर भी आप जाओगे जहाँ पे पेड़ ज्यादा है, ठीक है, वहां पे जो पेड़ के
टहनियाँ नीचे गिरी हैं या फिर जो पत्ते नीचे गिरे हैं उसको क्या बोला गया, सरफेस लिटर। उसके आप नीचे आएंगे तो जो आपकी सॉइल है उसको क्या बोला गया, टॉप सॉइल। ठीक है, तो टॉप सॉइल इज एक्चुअली द एरिया जहां पर आपकी जो प्लांट जो आपने उगाया है, जो ट्री आपने उगाई है, तो वो जो है जहां से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जहां से पानी ले रहा है, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ दिस सॉइल है, ठीक है, वो कौन सी है, टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में ही आपके सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। और जो आप कहीं पर ट्री लगाते हो, जहाँ पे आप प्लांट लगाते हो, ठीक है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। ठीक है, तो टॉप सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इस पूरी सॉइल प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। उसके बाद नीचे एक लेयर आ रही है जिसको बोला है ई, ठीक है, जिसको बोला है जोन ऑफ लीचिंग। ठीक है, तो जोन ऑफ लीचिंग उसको बोला गया है। अब ये जोन ऑफ लीचिंग क्या होती है, लीचिंग एक प्रोसेस है। दो चीजें हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बोलेंगे आप उसको, ठीक है। और उसमें आप देखोगे दो तरीके, एक जिससे न्यूट्रिएंट अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ आ रहे हैं और एक जिसमें न्यूट्रिएंट डाउनवर्ड मोशन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अपवर्ड मोशन होगा उसको हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन, ठीक है, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे लीचिंग, ठीक है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, लीचिंग, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मिनरल्स का, सॉल्ट्स का, वो क्या कहलाता है, लीचिंग, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं। तो ये जो ई वाला रीजन है ये आपका क्या कहला रहा है, जोन ऑफ लीचिंग, ठीक है, ये क्या कहला रहा है, जोन ऑफ लीचिंग। जोन ऑफ लीचिंग से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे क्या लिखा गया है, बी हॉरिजन का नाम क्या है, सब सॉइल, ठीक है। और सब सॉइल जो आप देखोगे वो टॉप सॉइल की तरह क्या है, फाइन नहीं है, ठीक है, फाइन नहीं है, कोर्स होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर के रूप में ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो इसका ग्रेन साइज है, ठीक है, वो फाइन से कैसा होता जा रहा है, अब कोर्स, ठीक है, बड़ा होता जा रहा है, खुदरा होता जा रहा है, और उतना ज्यादा फाइन नहीं है जैसा आपका टॉप सॉइल थी, ठीक है। तो आप सब सॉइल से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो पेरेंट रॉक होगी आपकी, पेरेंट रॉक जो होगी जिससे ये सारी की सारी सॉइल डेवलप हुई है, ठीक है, वो आपको दिखेगी जो सबसे नीचे लिखा है, जहां लिखा है पेरेंट मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल आपका क्या होगा, रॉक की तरह होगा, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर की तरह होगा, और बड़े पत्थर के नीचे आपका आएगा बेड रॉक, ठीक है। तो बेड रॉक जो सबसे लास्ट वाला है, वो वाला जो आपका पत्थर होगा वो तो बहुत बड़ा होगा और क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, बहुत बड़ा और कंटिन्यूअस, ठीक है। अब नीचे से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे नीचे बेड रॉक, बड़ा पत्थर जो कि क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। उससे ऊपर आप आएंगे तो वो थोड़े टूटना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब वो टूटना स्टार्ट हुआ है और बड़े बड़े पत्थर के रूप में आपको जहां दिख रहा है वो क्या है, आपका पेरेंट मटेरियल, ठीक है। क्योंकि अब वो बेड रॉक से जब टूटना स्टार्ट हुआ है तो जब बड़े पत्थर में आ गया, इसका मतलब अब इस बड़े पत्थर का वेदरिंग किया जा सकता है, और वेदरिंग की वजह से बड़े पत्थर से जो है आपका क्या बन सकता है, सॉइल की फॉर्मेशन की जा सकती है, ठीक है। तो फिर आप इस पेरेंट मटेरियल से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, सब सॉइल। सब सॉइल से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या दिखेगा, जोन ऑफ लीचिंग, और जोन ऑफ लीचिंग से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो टॉप सॉइल दिखेगा, और टॉप सॉइल से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो सरफेस लिटर, ठीक है, सरफेस लिटर। फिर बंद हो गया, अब लाइट आ गई क्या, क्या हुआ अब, हो गया ऑन, होगा होगा ऑन होगा जी जी। कहाँ से निकाले होते, कौन से पत्थर, नहीं ऐसे नहीं निकालते, अभी दिखाएंगे आपको, रुक जाएं।
यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ आपको समझ आ गई। बेड रॉक के ऊपर पेरेंट मटेरियल के ऊपर सब सॉइल के ऊपर जोन ऑफ लीचिंग के ऊपर टॉप सॉइल के ऊपर सरफेस लिटर, ठीक है। ये सारा जो है वो क्या है, सॉइल के हॉरिजन, ठीक है, अलग अलग उसकी लेयर्स। यहां से आप आगे पढ़ेंगे तो आपकी बुक में एक चीज लिखी होगी, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन के। पहला चीज लिखा होगा पेरेंट का मटेरियल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल। दूसरा आपका लिखा होगा क्लाइमेट। तीसरा आपका लिखा होगा बायोटिक फैक्टर। चौथा लिखा है टोपोग्राफी और पांचवा लिखा है टाइम, ठीक है। तो एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक जगह लिखा है, क्या लिखा है, पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो जैसा आपका पेरेंट मटेरियल होगा उस हिसाब के ऊपर आपकी सॉइल डेवलप होगी, ठीक है। अगर आपका पेरेंट मटेरियल या फिर आप बोलो पेरेंट मटेरियल जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है, जिस हिसाब के वो पत्थर होंगे, ठीक है, जिस फॉर्मेशन के वो पत्थर होंगे, जिस कलर के वो पत्थर होंगे, जो उसकी कॉम्पोजिशन होगी, उस हिसाब से ही आपकी जो है सॉइल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जैसे माँ बाप वैसे बच्चे वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्यों, वो तो लिविंग बीइंग है, ये क्या है, नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कि जैसे आपके पेरेंट्स होंगे वैसे ही सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऐसा है ना, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, पेरेंट का मटेरियल, ठीक है। तो अगर ग्रेनाइटिक है या मार्बल है या नीश है या शिस्ट है, तो जैसी जैसी चीजें आपकी होंगी, जिस जिस मटेरियल का आपका रॉक होगा, उस मटेरियल की आपको सॉइल ऊपर से देखने को मिलेगी। जैसे आप याद करें, हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, इंडियन प्लेट जब मूव कर रही थी तो किसके ऊपर आई थी, वो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर आई थी, ठीक है। वहां आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट था, उसकी वजह से वहां पर क्या बना, लावा प्लेट्यू, ठीक है। तो लावा प्लेट्यू जब आपका वहां बना, तो क्योंकि वो इग्नियस रॉक थी, बेसाल्ट था, ठीक है, तो ब्लैक कलर का था, ठीक है। उस हिसाब से जो वहां पर सॉइल की अब फॉर्मेशन हुई वो क्या बनी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो काले रंग की आपको सॉइल वहां पर देखने को मिली। तो जिस हिसाब का नीचे आपके सॉइल मतलब रॉक थे, उस हिसाब की आपको ऊपर जो है वो सॉइल भी देखने को मिली, ठीक है। जिस हिसाब का नीचे रॉक था उस हिसाब की आपको वहां पे सॉइल देखने को मिली। दैट इज वाई ब्लैक सॉइल किसी किसी जगह पर ही मिलती है जहां पर आपके क्या है, डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला एरिया, ठीक है, मोस्टली इन महाराष्ट्र, ठीक है। बात समझ आ गई, जैसा पेरेंट मटेरियल वैसी सॉइल। दूसरी चीज क्या है, क्लाइमेट। दूसरी चीज क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट के हिसाब से आपकी सॉइल कैसे डेवलप होगी, क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल कैसे डेवलप होती है भाई, किसी जगह पर आपका क्या होगा, कोल्ड होगी, ठीक है, किसी जगह पे कोल्ड कंडीशन होगी, किसी जगह पे क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी। तो हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब क्या है, एक तो गर्मी है और दूसरा क्या है, उमस, ठीक है। किसी जगह पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, ठीक है, किसी जगह पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, किसी जगह पे रेनफॉल होगी, किसी जगह पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो जगह के हिसाब से आपका मतलब रेनफॉल के हिसाब से आपकी वहां पर सॉइल डेवलप होगी। जैसे मैंने आपको जब लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जिस जगह पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड जहां कंडीशन होती है वहां पर क्या होती है, लीचिंग, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जहां होती है, जहां पे रेनफॉल बहुत होती है, वहां पर क्या होती है, लीचिंग। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहां चले जाते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो लेटेराइटिक सॉइल का वहां पे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ ऐसी जगह जहां पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट में पोर्टजोलिक सॉइल जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप यहां आ जाएं उठ के अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, बात समझ आई। तो ये क्या है, टेम्परेचर के हिसाब से मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जो है फॉर्मेशन होगी सॉइल की। जैसे राजस्थान में वहां बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सैंडी सॉइल, ठीक है। फिर लिखा है बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है, जो आपके कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटा, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपके सॉइल के अंदर है, जिनको हम बायोटा बोलते हैं, उसके हिसाब से आपकी वहां पर सॉइल कैसी है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मेरे गार्डन में अपन क्या करते थे, जो बारिश का जब समय होता था तो उस टाइम अर्थवर्म आते हैं, ठीक है।
अर्थवर्म आते हैं, बारिश के समय अर्थवर्म निकलते हैं, तो अपन उनको इकट्ठा कर लेते थे और एक गड्ढा बनाया था हमने, कहाँ पे, गार्डन में, ठीक है, उसमें उठा के उन सबको डाल देते थे, ठीक है, ठीक है, तो वो पानी में रहते थे मस्त उधर की, जो आप फिर पानी वहां से खत्म हो जाता था जब धूप पड़ी और पानी ड्राई हो गया, ठीक है, अर्थवर्म भी जो मर जाते हैं और कुछ अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो जैसे वहां पर जो आपको बायोटा मिलेगा ना, तो आप फिर कंपैरिजन करेंगे अगर सॉइल का, तो वहां की सॉइल आपको अलग दिखेगी एज कंपेयर टू उसके आगे पीछे के एरिया की सॉइल, ठीक है, तो जहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटा जैसा दिखेगा ना, उस हिसाब से आपको वहां की सॉइल भी देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है, जैसे आप कहीं बारिश वाला एरिया होता है ना, तो बारिश वाले एरिया में मैंने आपको बताया था जहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे ये इंसेक्ट, रोडेंट, ये वाली चीजें ज्यादा होती हैं, बड़े वाले एनिमल नहीं मिलते हैं, है ना, बताया था ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो उधर आप खोदोगे ना, जैसे आप जंगल में जाओगे कहीं पे, ठीक है, तो आप खोदना स्टार्ट करोगे, तो जिस भी चीज से आप खोदोगे तो उसको आप निकालोगे, तो 2-3 बंदे तो उधर ही मरे हुए दिखते हैं ना, उसी के साथ मर जाते हैं, है ना, तो अर्थवर्म जैसे जो है आप मर ही जाते हैं, आप उसको खोदोगे तो, ठीक है, तो जितने ज्यादा अर्थवर्म उतना ज्यादा क्या, जितना ज्यादा बायोटा होगा उस हिसाब से वहां का सॉइल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बात समझ आई। फिर नेक्स्ट चीज यहां पर लिखी है टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी लिखी है और क्या लिखा है, टाइम का फैक्टर, तो दोनों ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, टोपोग्राफी और टाइम फैक्टर। पहले एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं इस चीज को समझने के लिए, क्या चीज है, चूहा है, चूहा है, क्या हो गया आपको, दिक्कत दे रहा है, नॉट कनेक्टेड क्यों आ रहा है भाई, भैया पूछो जरा, वाईफाई नहीं चल रहा क्या, चल रहा है, भैया 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 इधर आओ, छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, कुछ नहीं कह रहा है वो, उसको ठंड लग रही है, दे दीजिए आप अपना कुछ उसको पहनने को, भैया यार चूहा है अंदर एक, इसको निकाल दो बाहर, हाँ ऐसा कुछ उसको डंडी वंडी से ना ऐसे इस साइड को कर दो, वो वहां बैठा है, खाने वाने को दो कुछ इसको, है ना, बाहर लेके जाके, ठीक है, क्या हो गया, हाँ चल नहीं रहा, 1 मिनट देखने कनेक्ट होगा, वापस आप यहाँ आइए, देखिए इसको, देखिए आप, वाईफाई चल रहा है क्या,
चलो वाईफाई ऑफ कर दिया। आप यहाँ समझने की कोशिश करो, इसको आप छोड़ो। क्या नहीं, कोई बात नहीं। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए, ये अगर आप मानेंगे कि ये माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ हम मानते हैं कि ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ठीक है। मानो कोई रिवर यहाँ से ऐसा चलती हुई आ रही है, ठीक है, बीच में से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, और ये रिवर आ रही है और ये यहाँ पर इस प्लेन एरिया में एंटर कर रही है, ठीक है। आप एक चीज देखिए, अगर ये रिवर जो है ये जब इस माउंटेन के साइड से निकल रही होगी, ठीक है, अगर ये रिवर ये माउंटेन के साइड से निकल रही होगी, जब ये रिवर माउंटेन की साइड से निकल रही होगी तो आप देखिए ये माउंटेन की साइड्स को क्या करेगी, इरोड करेगी। आप देखिए जरा उस पॉइंट का नाम क्या है? टोपोग्राफी लिखा है ना, टोपोग्राफी है ना, टोपोग्राफी लिखा है। टोपोग्राफी समझने के लिए आप चीज देखिए, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, वहां का ढांचा कैसा है, ठीक है, कैसा वहां पे फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माउंटेनियस टोपोग्राफी है और यहाँ पर क्या है, प्लेन टोपोग्राफी, उसके हिसाब से आप समझिए कि जब रिवर जो है माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो माउंटेन्स की जो साइड्स हैं उसकी स्लोप जो है उसको क्या करती है, इरोड, ठीक है। अगर यहाँ पर इरोडिंग एजेंट, ठीक है, यहाँ बोलो इरोजन वाला जो एजेंट है, ठीक है, अलग अलग टाइप के इरोजन के एजेंट होंगे, कुछ विंड होगा, कहीं पर रिवर होगा, कहीं पर क्या होगा, स्नो होगा या फिर ग्लेशियर होगा, ठीक है। तो जब आपकी रिवर, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की रिवर होती है, एंटीसीडेंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड रिवर, ठीक है। तो जो एंटीसीडेंट रिवर होगी जो काट के माउंटेन को अपना रास्ता बना रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, रिवर वहां पर वाटर एज इरोडिंग या फिर इरोजन एजेंट की तरह वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जब वो माउंटेन को काटता है, ठीक है, तो वहां पर जब वो काटेगा तो सीधा जो है उसका फाइन सॉइल तो नहीं बनेगा ना, बड़ा पत्थर जो है वो टूटेगा, उसके बड़े बड़े ग्रेवल बनेंगे पहले, ठीक है, बड़ा पत्थर बनेगा, फिर वो रिवर कोर्स उसको अपने बहाव के साथ लेती जाएगी, तो कहीं दूर माउंटेन से आने वाला जो बड़ा पेबल होगा, बड़ा जो ग्रेवल होगा, ठीक है, वो टूटता बाहर बार बार अलग अलग जगह पे टकराएगा, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, वेदरिंग के कारण, जब तक वो प्लेन में पहुंचता है तब उसका जाके क्या है, सॉइल बनता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करें, टोपोग्राफी के हिसाब से सॉइल कैसी होगी, जैसे हम पढ़ते हैं आगे चल के टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जो हमारा प्लेन वाला रीजन है वहां पर क्या मिलेगा आपको, एलुवियल सॉइल, जबकि आप माउंटेन वाले रीजन में देखेंगे तो क्या मिलता है, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। तो हाउ माउंटेनियस सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द एलुवियल सॉइल दैट इज फाउंड इन द प्लेन रीजन। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे स्लोप जो है वो बहुत स्टीप है, ठीक है, स्लोप बहुत स्टीप है, कोई भी वेदरिंग एजेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, बीट ग्लेशियर, बीट विंड, बीट रिवर या फिर वाटर, स्लोप स्टीप होने की वजह से जैसे ही वो चीज इरोडिंग एजेंट यहां टकराएगा वो मटेरियल आपका नीचे गिर जाएगा, वो मटेरियल आपका इस रिवर से, माउंटेन से टूट के नीचे गिरेगा, ठीक है। जब वो मटेरियल आपका माउंटेन से टूट के नीचे गिरेगा तो वो यहीं पर इसकी वैली में डिपॉजिट होगा कहीं पर, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे डिपॉजिट होगा। कुछ एरिया जो कि रिवर के कांटेक्ट में होगा वो सारे पेबल और ग्रेवल तो रिवर अपने साथ उठा के आगे ले जाएगी, ठीक है। जो सॉइल की फॉर्मेशन यहां पर होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा कोर्स होगी, वो फाइन सॉइल नहीं होगी। क्यों? टोपोग्राफी ऐसी थी, ठीक है, टोपोग्राफी ऐसी थी जिसके हिसाब से यहां पर जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पे वेदरिंग एजेंट ने इसको तोड़ा, बड़ा पेबल नीचे की तरफ गिरा, यहां पर आपको कोर्स सॉइल दिखेगी एज कंपेयर टू द फाइन सॉइल जो कि आपको कहां मिलेगी, कहां पे, प्लेन रीजन में, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये क्या बताना चाह रहा है, टोपोग्राफी की वजह से जो फैक्टर है किसके लिए, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। और इसी फोटो से मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट भी समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि क्या है, टाइम, ठीक है। तो जितना आप किसी चीज को टाइम देंगे उतनी ज्यादा वो चीज जो है वो बढ़िया बनती है, ठीक है। हर जगह ये चीज अप्लाई होगी, आप जिस चीज को जितना टाइम देंगे वो चीज उतनी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये जो सॉइल थी इसको टाइम नहीं मिला, ठीक है, इस सॉइल को यहाँ पे टाइम नहीं मिला, इस पेरेंट रॉक से गिरी और यहीं पर इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जो सॉइल की फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, मैच्योर सॉइल नहीं है, ठीक है, क्या है, इमैच्योर सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या है, सॉइल इज नॉट इन द मैच्योर स्टेज, सॉइल इज वेरी इमैच्योर, ठीक है। जैसे आप को यहाँ पे 2-3 चीजें पढ़ाएगी और बाहर आप जाके किसी बड़े विद्वान से जाके भिड़ जाएं, ठीक है, कि मुझे तो सब कुछ आता है यूपीएससी का, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछें, ठीक है,
तो आप क्या बन जाएंगे, इमेच्योर स्टूडेंट। क्यों, आप बिना पढ़ाई किए जो है दूसरे बंदे के सामने आप अगर आप वाद विवाद में उतर जाएं, ठीक है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में डायलेक्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, अगर आप उस डिस्कशन में आप घुसें और आपको आता कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप क्या थे, बहुत ज्यादा इमेच्योर, आपने टाइम नहीं लिया किसी चीज को पढ़ने में, आपने क्या की, जल्दबाजी, ठीक है, तो आप क्या बन गए, इमेच्योर, ठीक है। वैसे ये सॉइल जो है उसको यहाँ पे टाइम नहीं मिला है, सॉइल क्या है, इन इमेच्योर स्टेज। वैसे ही एक सॉइल है जिसको पूरा टाइम मिला, ठीक है, आराम से वो चलती गई रिवर के बहाव में, जहां उसको जो लेना चाहा बस चलता गया और एक टाइम पे आके वो कहां पहुंच गई, प्लेन एरिया में, ठीक है, तो उसको खूब टाइम मिला है, ठीक है। जिस चीज को टाइम मिला वो चीज एकदम मैच्योर स्टेज में आ गई, वहां पे जो आपकी सॉइल की फॉर्मेशन हुई वो क्या हुई, मैच्योर स्टेज की सॉइल। बात समझ आ गई? सुपर इम्पोज्ड रिवर, जैसे कि नर्मदा और तापी, बोला था ना, उसने अपना कोर्स नहीं बनाया, वो सीधा सुपर इम्पोज हो गई है कहां पे जाके, रिफ्ट वैली के अंदर, ठीक है, रिफ्ट वैली पहले से बनी थी, वो बस रिफ्ट वैली के अंदर आ गई, ठीक है। बात आपको समझ आ गई, सॉइल की फॉर्मेशन, उसके कुछ फैक्टर्स कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो पहला क्या था, पेरेंट मटेरियल, दूसरा क्या था, क्लाइमेट, तीसरा क्या था, बायोटिक फैक्टर, चौथा क्या था, टोपोग्राफी, और पांचवा क्या था, टाइम। बात समझ आ गई? तो यही सारी चीजें जो हैं इसमें लिखी हैं, जो कि मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की। बात समझ आ गई? इसके आगे यहाँ पे नीचे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल वाला टॉपिक जो है ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, लंबा टॉपिक है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बस अब, ये कैपिलरी एक्शन था जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इज द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन वाटर एंड पैसेज वे दैट पुल्स वाटर अप along the sides. Along with osmosis, this mechanism is a minor contributor to the movement of water of the xylem, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कुछ आपको साइंस के बारे में पता है, ठीक है। तो सेकंड चीज जिसके बारे में आपको बताया था अभी, लीचिंग, ठीक है। तो लिखा है सॉइल प्रोसेस इज लीचिंग इन ड्राई वेट रीजन वेयर देयर आर मोर, ये क्या लिखा है, ठीक है, रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो गैप यहाँ पे डाला है ना, यहाँ पे क्या आना है, मोर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन देन इवेपोरेशन, ठीक है। द वाटर मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बेड रॉक टेकिंग डिजॉल्व्ड मिनरल्स अवे फ्रॉम द सरफेस, दिस लीव द सॉइल लेस या फिर मोर फर्टाइल। तो यहाँ पे लेस भी लिखा है, मोर भी लिखा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि लेस फर्टाइल करती है लीचिंग की वजह से सॉइल, लीचिंग की वजह से सॉइल जो है लेस फर्टाइल होती है या फिर मोर फर्टाइल होती है, ये कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेस भी लिखा है स्लैश मोर भी लिखा है, ठीक है। तो जैसे हम अपना इंडियन सॉइल पढ़ेंगे, वहां हम क्या पढ़ेंगे, लेटराइटिक सॉइल, ठीक है, लेटराइटिक सॉइल, ठीक है। लेटराइटिक सॉइल आपको कहां पर मिलेगी, जहां पर हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन केरला, ठीक है, जहां पर कैशो का प्रोडक्शन होगा, जहां पर रबर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जहां पर मसालों का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। उस एरिया में क्या होगा, आपका आयरन जो है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है, और सिलिका का लीचिंग होता है, क्या होता है, सिलिका का लीचिंग होगा और आयरन आपका ऊपर रहता है। तो सिलिका का लीचिंग होता है तो मतलब सिलिका नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, और आयरन आपका सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उससे क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है, जहां पे पानी खड़ा रहेगा वहां पर ज्यादा लीचिंग होती है, ठीक है।
लीचिंग भी वहां पर ज्यादा होती है, वहां पर सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। जहां पर पानी खड़ा रहेगा वहां पर क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लीचिंग आपको समझ आ गया। फिर एक चीज यहां पर मैंने आपके लिए निकाली जिसको क्या बोलते हैं, सॉइल का इरोजन। सॉइल आपने पढ़ लिया, आपको क्या पढ़ना है, सॉइल का इरोजन। ठीक है, तो कुछ कॉजेज लिखे हैं, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहले क्या लिखा है, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गया और सॉइल का क्या हो गया, इरोजन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये चीज है। ठीक है, रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल एंड फ्लडिंग ऑफ हायर इंटेंसिटी ऑफ रेनस्टॉर्म इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, सेकंड चीज क्या, एग्रीकल्चर, द फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, फिर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग की वजह से जैसे आपने देखा होगा जो भी आपके पेस्टोरल लोग होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके और जो है उनको घास चाहिए होती है, तो घास खिलाने के लिए वो जिस जगह पर जाएंगे तो ओवर ग्रेजिंग जहां पर हो जाएगी, क्योंकि घास जो है आपकी सॉइल को होल्ड करके रखती है। तो जिस जगह पे आपकी घास ही खत्म हो जाएगी वहां पर देयर आर नो ग्रासेस टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। ठीक है, जिसकी वजह से अब बारिश आएगी, कोई भी बारिश भी नहीं आएगी, विंड भी चलेगी। ठीक है, बहुत जोर से हवा भी चली तो ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो सारी क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर अब कुछ नहीं बचेगा उगने के लिए। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉइल इरोजन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है, लॉगिंग एंड माइनिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू कैरी आउट द लॉगिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लॉगिंग अगर आप करते हैं और माइनिंग आप करते हैं, ठीक है, सैंड माइनिंग जैसे अगर आपने की, ठीक है, नॉर्मल कोई माइनिंग की कहीं पर, ठीक है, तो वहां पे आप फॉरेस्ट को काटेंगे। ठीक है, या आप नॉर्मल जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड कटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जहां डेवलप होंगी, आप पेड़ों को जितना डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, इंक्रोचमेंट वगैरह सारी चीजें, अर्बनाइजेशन, वो सारी चीजें क्या है, सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन और इंक्रोचमेंट कैसे सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करती है, अर्बनाइजेशन या फिर क्या बोला मैंने, अर्बनाइजेशन या फिर कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन या कंस्ट्रक्शन कैसे सॉइल इरोजन में मदद करती है, कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन को आपको स्टैंड अलोन नहीं देखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को आपको स्टैंड अलोन अकेले नहीं देखना है, कंस्ट्रक्शन को आपको इन सारे फैक्टर्स के साथ देखना है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए कि किसी जगह पे पहले कोई रिवर जाती थी, वहां पे कोई भी कैनाल नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, आपने कैनाल बनाने के चक्कर में वहां का जो सारा फॉरेस्ट था उसको काटा। ठीक है, वो सारी चीजें आपने काटी। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, कैनाल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारी बारिश हुई। ठीक है, अब बहुत सारी बारिश हुई। ठीक है, तो वो सारा बारिश का जो ड्यू टू कैनाल, कैनाल जो है वो क्या है, डेप्थ में है। ठीक है, कैनाल क्या होगा, डेप्थ में होगा, तो आगे पीछे का जो फ्लडिंग होगा वो सारा का सारा इरोजन वाला पानी जो है वो उस कैनाल के अंदर आएगा। ठीक है, तो आगे चल के जैसे हम एक चीज देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं, आप कैनाल्स का क्या करते हो, सीमेंटेड करते हो कैनाल को। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होगी और आपने जबरदस्ती कैनाल बना रखे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रखी है जो कि थोड़ी डेप्थ में है, ठीक है, कैनाल थोड़ा गहरा होगा ना, नीचे होगा ना, तो वहां आगे पीछे की जब मिट्टी आएगी तो उसकी सिल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सिल्टिंग ऑफ द कैनाल। ठीक है, जब सिल्टिंग हो जाएगी कैनाल की तो साइड में अगर उसकी इतनी चौड़ाई थी, ठीक है, तो अब सिल्टिंग हो गई उसकी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। ठीक है, चोक कर देगा ना, वापस से कैनाल को बंद करेगा। ठीक है, अगर उसके साइड सीमेंटेड नहीं है तो और दिक्कत है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली कैनाल खोद दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारी बारिश हुई तो वो कैनाल के ही बैंक जो है ना, उसकी साइड्स, उसको भी इरोड करेगा। एक तो आगे पीछे का जो सिल्ट आ रहा है वो भी कैनाल के अंदर आएगा, दूसरा उसकी साइड सीमेंटेड नहीं है, उसकी वजह से और जब एक्स्ट्रा पानी आया एक तो बाहर से, ठीक है, कैनाल के अंदर, दूसरा क्या होगा, कैनाल की साइड्स अगर आपकी सीमेंटेड नहीं है तो कैनाल की साइड्स को भी क्या करता जाएगा, इरोड। ठीक है, तो सारी जो चीजें होंगी वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगी, सॉइल इरोजन को। ठीक है, वो सारा पानी आप मानो कि आगे की तरफ जाना था। ठीक है, आगे मानो किसी नदी में मिलना था, कहीं पर भी मिलना था, वहां पर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ठीक है, तो वहां पर अब आपको वो पानी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो सिल्टिंग भी होगी, पानी भी कम हो गया, तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको एक साथ देखनी है। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको या अर्बनाइजेशन आपको ये सारी चीजें एक साथ देखनी है कि बारिश भी ज्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन भी आपने कर दिया। ठीक है, तो एक फ्लो में आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल इरोजन। ठीक है, तो अब सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार है, उसमें से एक चीज ये है जिसको आपके बोलते हो
रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए आपके पास जो हथियार हैं उसमें से एक चीज है जिसको आप क्या बोलोगे, रिटेनिंग वॉल। जैसे आप यहाँ से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, जम्मू उधमपुर वाला जो आपका रोड है वहां पे साइड में आपको दिखेंगी ये रिटेनिंग वॉल, क्योंकि वो शिवालिक हिल्स हैं। शिवालिक हिल्स आर मेड अप ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल वाली हैं, सेडिमेंट्स वाली हिल्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट माउंटेनियस, मतलब दे आर नॉट रॉकी इन नेचर, ठीक है। तो रॉकी नहीं है, बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, जिसको आप लैंडस्लाइड बोलते हो, मड स्लाइड बोलते हो, ठीक है, ठीक है, हिंदी में जिसको पसी गिरना बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो सारा जब आपका मड फ्लो नीचे की तरफ आ जाएगा तो वो एक टाइप से क्या होता है, सॉइल का इरोजन, ठीक है, क्योंकि आपने नेचुरल जो आपके शिवालिक हिल्स थे उसको कटिंग करके आपने रोड बनाया चौड़ा, ठीक है। तो अब जो है जो वहां की सॉइल थी वो क्या हो गई है, लूज हो गई है। सॉइल लूज होगी तो जैसे ही पानी वहां पर आता है, बारिश वहां पर आती है, तो सारा का सारा मड फ्लो या फिर लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। रिटेनिंग वॉल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। वहां पे लिखा भी है लैंडस्लाइड मिटिगेशन, लिखा है स्लो प्रोटेक्शन विद रिटेनिंग वॉल, ठीक है, समझ आ रहा है। आपने देखा है ना रिटेनिंग वॉल, देखा होगा आपने, मैं मान के चलता हूं आपने देखा है, ठीक है। सेकेंड चीज ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मैटिंग, ठीक है। ये आप वायर से करते हैं, ठीक है। ये आपको वायर दिखेगा, कैसे बताऊं, मोटा सा वायर होता है, ठीक है, मोटा सा वायर होगा। आपको कहां दिखेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आप किसी जू में जाते हैं तो एक ऐसा उसको रोकने के लिए कि कोई शेर वगैरह बाहर नहीं आ जाए तो एक जंगला सा बनाया होता है ना, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जगह दिखेगी, ठीक है। कहीं पर अगर वायर का इस्तेमाल करके आप रोक सकते हैं। देखो वायर का इस्तेमाल पता है कहाँ होता है, वायर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे नीचे वाला एरिया जो होगा ना वो पथरीला होगा, ठीक है, पत्थर होंगे, जहां पर आपके पत्थर रॉक गिरने का डर होगा ना, वहां पे वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वायर के बीच में होल होगा, ठीक है, तो उसके बीच में से मिट्टी तो ऐसे भी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप इसको आप जहां पर कंटूर वॉल बनाएंगे ना, जहां पर आपने पीछे ये वॉल बनाई थी रिटेनिंग वॉल, वो वहां पर बनाएंगे जहां मिट्टी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि मिट्टी इसके बीच में से ना आ जाए, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल जहां पर रहेंगी लंबी लंबी, आप जम्मू सिद्रा हाईवे पे भी देखेंगे तो वहां पे लंबी लंबी रिटेनिंग वॉल है साइड साइड में, ठीक है। ये आप वहां पर बनाते हैं जहां पे आपको पता चलता है कि पीछे रॉक है, ठीक है। रॉक भी तो नीचे गिर सकती है ना, रॉकी एरिया जहां पर होता है वहां से पेबल वगैरह ना गिरे। जैसे आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां पे साइड में बनाई हुई है, ठीक है, वहां पर ये ऐसा वाला जो तार है, वहां पे तारों से काम चल सकता है। क्यों, थोड़े कम पैसे लगेंगे, तार एज कंपेयर टू इकोनॉमिकल रहेगी, ठीक है। रिटेनिंग वॉल में आपको पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ पर काम में आ जाती है, ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर काम में आ जाती है, ठीक है। बात समझ आया, ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है, किसको कहाँ यूज करेंगे। तीसरी चीज सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पिछली बार ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो पढ़ाया था टेट्रापॉड्स, ठीक है। तो टेट्रापॉड्स हम यूज करते हैं कहां पर, कोस्टल रीजन में, ठीक है। तो कोस्टल रीजन में हम यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रापॉड, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में मुंबई के अलॉन्ग जो है ये आपको टेट्रापॉड्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द वेव एक्शन आपका जो बीच है वो इरोड ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए जो वेव की इंटेंसिटी है उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपके ये टेट्रापॉड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बात समझ आई। एक और चीज है जिसको बोलते हैं ग्रॉइन, ठीक है। तो ये ग्रॉइन क्या होता है, ये ऐसे होते हैं, वो आपको दिख रहा है लंबा सा, जैसे मानिए ये आपका बीच है, ठीक है, तो इसमें ऐसे बनते हैं। ये आपने देखा होगा कभी दुबई वगैरह की फोटो देखी होगी आपने, अभी मेरे को यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो ऐसे करके लंबे से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि जब पानी आता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, उतनी जोर से वो बीच पे नहीं टकराता, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से दिखने में भी सुंदर है और सॉइल इरोजन में भी मदद करते हैं इन द कोस्टल रीजन्स, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। दुबई वगैरह में आपने ये चीज देखी होगी, ये फोटो जैसा आपको दिख रही है ना वो साइड में लंबा लंबा, ठीक है। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे दिखा नहीं अभी इसमें, क्या चीज जो दुबई में बन रहा है कुछ तो, हाँ वो सारा ऐसा ही है कुछ, वो तो इसी के बीच में ही मैं फोटो निकाल रहा था मिला नहीं मुझे, ठीक है। तो आप देख लेना इसको घर पे जाके, दो तरीके हैं जिसपे आप सॉइल रीजन से लड़ सकते हैं, कहां पर, कोस्टल रीजन्स में। हाँ ठीक है। फिर सॉइल इरोजन से लड़ने के लिए
अगर माउंटेनियस रीजन है वहां पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग में आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप से एक टेरेस पे काट के अलग अलग तरीके से स्टेप बनाए गए हैं जिसमें आप फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि पानी अगर जोर से आए तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से होता हुआ जाए, ताकि जोर से जो है नीचे की तरफ ना गिरे और सॉइल का इरोजन ना हो। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग आपको दिखेगी कहाँ पर, जहाँ पर भी माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पे टेरेस एग्रीकल्चर जो की जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस फार्मिंग। ठीक है, हाँ। फिर ये चीज क्या है, कंटूर बंडिंग। ठीक है, ये क्या है, कंटूर बंडिंग, यहाँ पे लिखा होगा साइड में कंटूर बंडिंग। ठीक है, तो कंटूर बंडिंग में क्या जा रहा है, बांध टाइप बनाया जा रहा है। ठीक है, कंटूर टाइप बनाया जा रहा है, बांध टाइप बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सेस पानी जो है अचानक से ना आ जाए और वाटर जो है सॉइल जो है आपकी इरोड ना हो जाए। ठीक है, तो कंटूर बंडिंग हो गया या फिर टेरेस फार्मिंग हो गया, ये सारी, या फिर अभी देखेंगे ट्रांसवर्स फार्मिंग। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट्स लिख कर रखिए। आप सॉइल इरोजन के बारे में अगर आपको सवाल आए तो वहां आपने जैसे कैसे करके ये सारे वर्ड्स बीच में घुसाने हैं। ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि आपने कुछ पढ़ाई की है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है जिसको हम बोल रहे हैं कंटूर फार्मिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटूर। कंटूर फार्मिंग में देखो किया क्या जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में इसको काटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। आपको मैं दूसरी फोटो दिखाता हूं, रुको। आप इसी को देख लीजिए। ठीक है, या आप ये वाला, ये कंटूर फार्मिंग और कंटूर बंडिंग अलग है। कंटूर बंडिंग जो आपको पीछे दिखाई थी वो उसमें बांध बनाना है, बंडिंग मतलब बांध बनाना। ठीक है, ये कंटूर फार्मिंग होगी या फिर स्ट्रिप फार्मिंग होगी ना, इसमें ऐसा जैसे मेंडरिंग करती है रिवर, उस हिसाब से जो है एग्रीकल्चर किया जाता है। एक पूरे स्ट्रिप में एक जैसी चीज उगाई जाएगी, अलग स्ट्रिप में अलग चीज उगाई जाएगी, बस क्योंकि आपको जैसे समझ आया ना, अभी टेट्रापॉड थे या फिर हाँ ये ग्रोइन थे। ठीक है, तो जितना सरफेस आपका आगे पीछे होगा उतना आपका जो है फोर्स जो है वो फैल जाती है। ठीक है, एरिया ज्यादा होने की वजह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उस हिसाब से जो है सॉइल इरोजन भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिखा रहा है एक चीज मल्चिंग। मल्चिंग में आपको बता देता हूं, ये चीज है जिसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स फार्मिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स फार्मिंग। इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, एक ऐसे एंगल में लगाया है, फिर ऐसे एंगल में लगाया है, फिर ऐसे, फिर वापस ऐसे एंगल में। तो जिस हिसाब से आपका जो भी इरोडिंग एजेंट आएगा उसके अगेंस्ट आप इस वॉल को खड़ा कर दें, ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। जैसे इस डायरेक्शन में अगर आपकी हवा चल रही है, ठीक है, अगर विंड यहां पर आप माने कि एजेंट है किसका, इरोजन का। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपकी विंड चल रही है, तो आपने इस डायरेक्शन में क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए बहुत सारे। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अलग डायरेक्शन में लगाए। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फार्मिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स फार्मिंग। अच्छा, ये फोटो थी, मल्चिंग कहां गया, मल्चिंग की तो ये फोटो अच्छी नहीं है। मल्चिंग आपको समझ आता है क्या होता है, मल्चिंग आपको समझ आता है, मल्चिंग पता है आपको क्या होता है, कुछ भी आप तुक्का मारे जरा, आपको, मुझे लग रहा है आपको पता ही होगा वैसे। मल्च, ये दिख रहा है आपको, इसको मल्च बोलते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, आप कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे ये मान लीजिए आप, ये सारा मल्चिंग है। ठीक है, हाँ, आपके जो भी आपके पुराने पत्ते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप किसके ऊपर रख देते हैं, सॉइल के टॉप, सॉइल के ऊपर। क्योंकि सॉइल इरोजन में आपका हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, जो सबसे न्यूट्रिएंट रिच वाली आपका सॉइल का लेयर है उसका रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि उसका रिमूवल ना हो, तो उसको आपने ढक दिया किसके ऊपर से, एक मल्च बनाया आपने। मल्च किससे बना है, पुराने पत्ते, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, या किचन वेस्ट, ठीक है, उस सबको आपने मिक्स किया, एक मल्च टाइप बनाया, उससे आपने किसको ढक दिया, टॉप सॉइल को ढक दिया। अब यहां से कोई भी इरोडिंग एजेंट आएगा तो ये उसको थोड़ा सा, एक तो क्या देंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा इरोड होना होगा तो ये इरोड होंगे, ऊपर से आपकी टॉप सॉइल जो है वो बच जाएगी। ठीक है, बात समझ आया, तो ये क्या था, मल्चिंग। ठीक है, बात समझ आ रही है ना आपको, पक्का। तो ये लास्ट चीज है एक, इसको देखकर हम जो है क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है,
देखिए जरा, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, सैलिनेशन, ठीक है, किसी सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाना एंड वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो बोल रहे कि सैलिनेशन आपकी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा वहां पर पानी इकट्ठा करके रखा था। देखो नीचे क्या लिखा है, वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन फार्मर्स अप्लाई टू मच इरिगेशन वाटर टू लीच सॉल्ट्स डीपर इनटू द सॉइल, ठीक है। तो आप देखिए कि जिस जगह पे क्या होता है कि जैसे साइड में आपको एक फोटो दिखाई है, इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। इस फोटो का आप देखिए, ठीक है, ठीक है। इस फोटो का आप देखिए, नीचे क्या लिखा है, वाटर लॉगिंग, ठीक है, और ऊपर आपका क्या लिखा है, इवेपोरेशन, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पानी होगा तो वो तो इवेपोरेट होके आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आप एक चीज समझिए, जिस जगह पर आपका वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, ठीक है, जिस जगह पे आप, जैसे आपका पैडी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है, तो जो आप खेत में जो आप क्या लगाते हो, चावल धान जब लगता है, ठीक है, खेत में, तो अलग अलग तरीके से लगता है। जो सबसे सिंपल आसान तरीका होता है वो नॉर्मली जो इंडिया में यूज होता है उसको बोलते हैं पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। तो पैडी की कल्टीवेशन के लिए आपको जो है घुटने घुटने तक, ठीक है, मतलब इतना आपको क्वांटिटी का पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा चाहिए होता है जब आप स्टार्टिंग में उसके जो है लगाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप राइस को लगाएंगे, फिर आप वहां से निकाल के उसको अलग अलग जगह पे लगाते हैं, ठीक है। तो जो एक जगह जहां पर आपकी उसकी प्लांटेशन होती है सबसे पहले, वहां पर उसको एकदम स्टैंडिंग वाटर चाहिए, ठीक है। जब पानी बहुत ज्यादा वहां पर खड़ा रहता है, ठीक है, पानी जब एक जगह पे खड़ा रहता है, उस जगह की क्या बढ़ाता है, सैलिनिटी, ठीक है। उस जगह की सैलिनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। वाटर लॉगिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब आप देखिए कि किसी जगह पे वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जैसे आपके कैल्शियम के सॉल्ट हैं, पोटेशियम के सॉल्ट हैं, ठीक है, मोस्ट ज्यादा जो होता है कैल्शियम पोटेशियम यही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट अगर आपको सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, टॉप सॉइल में आपके ये सॉल्ट आ गए हैं, ठीक है। सॉइल बहुत ज्यादा क्या हो गई है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा क्या आ गए हैं, सॉल्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉल्ट आने की वजह से जो है अब वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाती है जैसे नॉर्मली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉल्ट आपके कहाँ आ गए, टॉप सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये सॉल्ट जो आपका जो सॉइल है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, सेलाइन, ठीक है। सॉल्ट इज वेरी सेलाइन इन नेचर, नॉट एज गुड एज इट वॉज बिफोर, ठीक है। तो अभी सैलिनिटी से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कि आपके यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। एक सैलिनिटी से लड़ने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें कि आप वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन ही ना करें किसी जगह पे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, टेक्निक वगैरह तो बाद में आती है, पहले तो आप खुद से जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा होने ही ना दें, ठीक है। तो स्टैंडिंग वाटर वाली पैडी लगाने से अच्छा जो है आप कोई न्यू टेक्निक लेकर आए जो कि जिसमें पानी की खपत जो है थोड़ी कम हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटीज जो है राइस की आए दिन न्यूज में उनके नाम आ रहे होते हैं, जिसको उतनी ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है। सेकंड जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं फ्लशिंग टेक्निक, ठीक है। तो फ्लशिंग टेक्निक में आप समझे कि जैसे सॉल्ट अब टॉप सॉइल पे आ गए, ठीक है, क्यों आया था, बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है। अब आपको फ्लशिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, सॉल्ट ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ऊपर वाले पानी का इवेपोरेशन हो गया, सॉल्ट नीचे रह जाएंगे, ठीक है, सॉल्ट नीचे रह जाएंगे, ठीक बात है, सॉल्ट नीचे रह जाएंगे। अब आप चाहते हो कि आपको क्या करना है, सॉल्ट को हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्लशिंग टेक्निक। फ्लशिंग टेक्निक में आप वापस से बहुत सारा पानी जो है उसको खेत में डालेंगे, ठीक है। आप उसको खेत में डालेंगे तो अब सॉल्ट जो था, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, वो वापस से पानी के अंदर घुल जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, और आप फिर जोरदार तरीके से उसको फ्लश करेंगे एक साथ। तो उससे क्या होगा कि जो पानी उसके अंदर जो सारा सॉल्ट था वो पानी के अंदर मिक्स हो गया था, अब आप उसको फ्लश करेंगे तो एक साथ सारा का सारा सॉल्ट भी पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। बट इट इज नॉट अ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट वे, ठीक है, टू रिड्यूस द सॉइल सैलिनिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा 100% आपका सॉइल के बीच में जो सैलिनिटी है वो कम हो जाए, वो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्या होगा, बिल्कुल होगा, आप बताइए क्या कह रहे हैं।
किसका? हाँ होगा, मतलब थोड़ा सा तो सॉइल का इरोजन भी होगा, ठीक है, ठीक है। पर आप देखिए जो सॉइल का मतलब जो ऊपर वाली लेयर होगी ना उसमें ही ज़्यादा सॉल्ट होगा, ठीक है, होगा थोड़ा बहुत सॉइल का इरोजन, पर सैलिनिटी से लड़ने के लिए अभी उस टाइम अगर आपके दिमाग में ज़्यादा ये है कि अपनी सॉइल को लेस सैलाइन करना है तो लोग ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक बात है। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी क्या, हम खुद से वाटर लॉगिंग कंडीशन ना होने दें, ठीक है। तीसरी एक कंडीशन होती है, वो बुक में दिया होगा आपके, शायद पता नहीं दिया होता नहीं हो, एक आप बनाते हैं ड्रेन सी, ठीक है, आप एक ऐसे ड्रेन सी बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका फील्ड है, जैसे आपने देखा ना खेतों के बीच में एक जा रहा होता है ना पानी वाला, ठीक है, आप अपने खेतों को पानी देते हैं तो कैसे देते हैं, ऐसे थोड़ी पाइप से थोड़ी देते हैं, जैसे बीच में से जा रहा होता है ना पानी, जा रहा होता है। खेत में जब आपके एग्रीकल्चर के लिए कोई धान वगैरह लगती है, ठीक है, तो उसको पानी कैसे देते हैं आप, क्या निकालते हैं, ड्रेन, ठीक है। पानी के लिए जो भी ड्रेन जारी होती है ना, तो वो बहुत एक हैवी टेक्नोलॉजी है उसमें। यहाँ पर जैसे ये भी वाटर लॉगिंग की जगह, ये भी वाटर लॉगिंग की जगह, तो यहाँ कुछ सक्शन पंप होते हैं, उसमें पूरा आप जो है मैकेनाइज्ड होते हैं। जब उसको पता चलता है एक लेवल से ज़्यादा पानी भर गया है तो वहाँ से निकाल के वो सारा पानी इस ड्रेन में डालता जाता है, ठीक है। जैसे वो आपकी एक टैंकी भर जाती है तो उस पर एक ऐसा लगा होता है ना, गोल सा वो लगा रहता है, ठीक है, कि वो टैंकी से पानी बाहर नहीं आता है, वो खुद ही रुक जाता है, देखा आपने, होता था, ठीक है। पानी वाली जो आपकी टैंकी होती है, ठीक है, उसमें एक बड़ा सा ऐसे गोल जैसा बॉल लगा होता है, ठीक है। तो एक लेवल पे जब पानी पहुंच जाता है तो उससे ऊपर पानी ओवरफ्लो नहीं करता है, बाहर नहीं गिरता है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या होता है कि मैकेनाइज्ड एक लेवल पे होता है कि अगर इससे ज़्यादा पानी जो है आपका फील्ड में बढ़ गया है तो सक्शन करके ये वापस से किस में डाल देता है, इस ड्रेन के अंदर, ठीक है। बात समझ, पर बहुत ज़्यादा ये क्या है, हैवी कॉस्ट, ठीक है। तो इंसान जो है नॉर्मल फार्मर वगैरह तो ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके नॉर्मल फार्मर के पास कौन सी दो चीज़ें बची, या तो वो फ्लशिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, या वो क्या करता है, या तो आप क्या करें, वाटर लॉगिंग ही कम करें। लेकिन वाटर लॉगिंग उसको करने की जरूरत है क्योंकि वो आसान तरीका है किसको उगाने का, राइस को। फिर वो क्या कर सकता है, आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने जो क्रॉप उगाई है उसके साथ आप क्या करें, एक कोई दूसरी क्रॉप उगाएं जिसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, ठीक है। तो जैसे आपने एक क्रॉप उगाई, वो जब उसको कटाई की उसका सीजन आ रहा है उससे पहले आपने दूसरी क्रॉप उगा दी है, ठीक है। तो जब तक उसकी कटाई होगी तब तक दूसरा क्रॉप जो है वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। फिर जब उसकी कटाई होगी तब तक आपने दूसरा लगा दी, तो एट ए टाइम जो है आपका सरफेस के ऊपर क्या है, कोई ना कोई प्लांट वगैरह जो है, कोई क्रॉप वगैरह जो है वो लगी रहती है, ठीक है। तो उससे जो है सैलिनिटी में एक हद तक उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको कोई खासा फायदा नहीं होता, पर आपको बता रहा हूँ एक हद तक जो है वो थोड़ा सैलिनिटी में मदद करती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये कुछ टेक्निक्स हैं, आपको बस इसको लिखना है, इसके बीच में आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। आपको कभी मेंस का सवाल आएगा तो आपको उसमें 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि क्या कंडीशंस हैं, क्या है इंडिया में सैलिनिटी के लिए क्या किया जा रहा है, फार्मर एक्चुअल में क्या करें, ठीक है, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो आज का क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, ठीक है।